फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ क्या है महत्व है, उसमें हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा इसेंशियल फॉर होल कंपनी, हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक पॉलिसीज, इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग फॉर इंडिविजुअल यूनिट्स। सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं हमारा है जो इसेंशियल फॉर होल इकनॉमी। होल इकनॉमी के लिए कैसे इम्पोर्टेंट रखता है, अपनी महत्ता रखता है, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने इसमें जो पढ़ा है इसका कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े, हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें ब्रांचेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महत्व सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। इसमें जो है निम्नलिखित जो बिंदु हैं उनको स्पष्ट किया गया, जैसा कि आपका फर्स्ट है जो है इसेंशियल फॉर होल इकोनॉमी। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के लिए या संपूर्ण अर्थशास्त्र के लिए जो है यह आवश्यक है। तो कैसे आवश्यक है उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत उत्पादन आदि के संयोग से ही सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति के रूप में सामने आता है। सिंपल सी बात है, अगर इंडिविजुअली नहीं होगा तो कोई ग्रुप भी नहीं बन सकता। ठीक है, ग्रुप बनने के लिए क्या होना चाहिए, हमें इंडिविजुअली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्रुप्स क्या होता है, बहुत सारे जब व्यक्ति हो जाते हैं जो इंडिविजुअली होते हैं, उन सबको जब एक जगह इकट्ठा किया जाता है तो वो एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप किसी गुड्स में भी देखते हो कि माल क्या होता है, हम पहले जो आती है किसी चीज़ की सिंगल यूनिट आती है और फिर उनको जब हम बहुत सारों को कलेक्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक हमारे सामने ग्रुप बन के प्रेजेंट होता है। तो इन्होंने बताया गया है कि यदि हमारी इंडिविजुअली डिमांड नहीं होगी, इंडिविजुअली प्रोडक्शन नहीं होगा, तो हमारी क्या होगी, जो ग्रुप में डिमांड है वो भी नहीं होगी और ग्रुप में जो सप्लाई होती है वो भी नहीं होगी। अतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जानकारी के लिए हमें इंडिविजुअली जो यूनिट्स होती हैं उनकी नॉलेज होना आवश्यक है। इसेंशियल फॉर होल इकोनॉमी, ये क्या है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। आप लोग देखते हो कि पहले क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ का छोटा या स्मॉल पार्ट ही पढ़ते हैं। जब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो इकोनॉमिक्स में पहले ये सारी चीज़ें छोटे छोटे लेवल पे पढ़ी होंगी। आज इसी से रिलेटेड आप थोड़ा और ज़्यादा पढ़ेंगे। इन फ्यूचर आप कल को एमए करने लगे इकोनॉमिक्स से तो आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्या ब्रीफ या लार्ज स्टडी करनी स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स में भी बताया गया है कि पहले क्या होता है, किसी चीज़ की छोटी छोटी यूनिट्स बनती है और फिर वो छोटी छोटी यूनिट्स को इकट्ठा करके क्या किया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है। देन अब सेकंड है आपका हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। आप लोग देखते हैं कि जब भी हम किसी काम को करते हैं तो ऐसा नहीं होता, आप एक रिसर्च करने लगो कि उसमें आपके सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट्स ना हो। डेफिनेटली क्या होती है, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होती हैं। तो यह क्या है, हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब प्रॉब्लम्स के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। आर्थिक समस्याओं के निर्णय में भी यह सहायक होता है। आपको पता है डिसीजन क्या होता है, ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि डिसीजन क्या होता है। किसी अंतिम परिणाम पर पहुंचने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए जाते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, डिसीजन कहते हैं। डिसीजन क्या होता है, एक अंतिम परिणाम होता है। ठीक है, बहुत। और डिसीजन क्या होता है, डिसीजन के लिए कम से कम हमारे पास दो विकल्प होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यदि हमारे पास दो विकल्प नहीं होंगे तो हम किसी भी चीज़ का क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो डिसीजन के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, दो विकल्प होने आवश्यक हैं। आर्थिक समस्याओं के निर्णय में क्या होती है, यह सहायक होती है कि आर्थिक समस्याओं में कीमत निर्धारण एक वितरण की प्रमुख समस्या है। क्या कि हमारा जो प्राइस है उसका डिटर्मिनेशन कैसे करें और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। आप लोग देखते हो कि कोई प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, कैसे उसे कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, उत्पादन का प्रत्येक साधन अपने लिए अधिक पारिश्रमिक की मांग करता है। उत्पादन के मैंने आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताए थे कि कौन कौन से होते हैं। तो वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं चारों के चारों अपने लिए क्या करते हैं, अधिक से अधिक क्या करते हैं, पारिश्रमिक की मांग करते हैं। इस प्रकार कीमत कितनी ली जाए और दी जाए, इन तमाम समस्याओं के निदान के लिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र
सक्षम है। इसमें हम देखो, आप लोगों को पता है कि किसी भी चीज़ की आप जब ग्रुप में एक तरीके से स्टडी करेंगे या ग्रुप में आप उसकी प्राइस निकालना चाहेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, पर अगर आप उसकी सिंगल यूनिट या सिंगल प्राइस निकालना चाहोगे तो वो आपके लिए क्या होगी, इतनी हानिकारक इतनी मुश्किल या इतनी क्रिटिकल नहीं होगी। तो इसीलिए बताया गया है कि ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है किसमें, फॉर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स में, कि इकोनॉमी की हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में ये क्या होता है, हमारे लिए हेल्प करता है कि हमें डिसीजन कैसे, प्रॉब्लम्स मतलब सबसे बड़ी डिसीजन लेना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। आप लोगों को पता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी एक डिसीजन लेते हुए हमारे माइंड में क्या होता है, उथल पुथल होती है कि हमको ये वाला बेस्ट रहेगा हमारे लिए या ये वाला बेस्ट रहेगा। तो हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में होता है ये। इन्होंने बताया भी है कि इन तमाम समस्याओं के निदान के लिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है, सक्षम है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने कीमत निर्धारण के लिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र का ही प्रयोग किया है। जो हमारे ट्रेडिशनल जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या करा है, प्राइस निर्धारण के लिए क्या करा है, किस चीज़ का यूज़ किया है पता है आप लोगों को, उन्होंने इसी ही जो है सिंगल यूनिट अर्थात जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसी के बेसिस पे इन्होंने अपने प्राइसों को रखा है। फिर बताया गया है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति के मॉडलों का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है उसमें क्या होता है, जो हमारी डिमांड होती है और जो हमारी सप्लाई होती है उन्हीं के जो मॉडल होते हैं उन सब का ही इसमें प्रयोग किया जाता है। ये मॉडल हमें बताते हैं कि मांग और पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है। इन्होंने बताया है कि जब मांग और पूर्ति की जो सापेक्षिक शक्तियाँ होती हैं आपस में, उनके द्वारा ही हम क्या करते हैं, कीमत का निर्धारण करते हैं। देखो, अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो हम उसका रेट कई बार बढ़ा देते हैं। किसकी सप्लाई भी ज़्यादा हो रही है, सप्लाई ज़्यादा मीन्स डिमांड उसकी ज़्यादा हो रही है। क्यों, सप्लाई तभी तो ज़्यादा होगी जब मार्केट में उस चीज़ की डिमांड होगी। अगर डिमांड नहीं होगी तो उसकी सप्लाई बंद होती है, उसकी सप्लाई कम होनी स्टार्ट हो जाती है तो हम उसका क्या कर देते हैं, जो रेट होता है वो डाउन कर देते हैं। तो बताया है कि ये मॉडल हमें बताता है कि मांग और पूर्ति की सापेक्षिक जो रिलेटिव जो उसकी शक्तियाँ होती हैं उनके द्वारा भी क्या होता है, कीमत निर्धारण होता है, प्राइस रखा जाता है। जहाँ इन दोनों का संतुलन होता है वहीं जो होती है साम्य की स्थिति होती है। इक्विलिब्रियम कहाँ पे हमारा बनता है, जहाँ पे इन दोनों का क्या होता है, संतुलन होता है। अतः सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हमें साम्य की जानकारी देता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र हमें क्या देता है, हेल्पफुल होता है किसके लिए, हमारे लिए साम्य के लिए जानकारी देता है। फिर इन्होंने बताया है आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक पॉलिसीज। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का महत्व तो आर्थिक नीतियों के निर्धारण में भी है। जो भी हमारी आर्थिक नीतियां हैं उनके निर्धारण में भी सूक्ष्म अर्थशास्त्र आवश्यक होता है। इससे सरकार की क्या होती है, आर्थिक नीतियों का अध्ययन इस दृष्टि से किया जाता है कि उनका व्यक्तिगत या विशिष्ट इकाइयों के कार्यक्रम पर कैसा प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्तिगत होती हैं या हमारी जो व्यावसायिक इकाइयाँ होती हैं उनके ऊपर इनका कैसा इफेक्ट पड़ता है, इसमें भी ये क्या होता है, हमारे लिए हेल्पफुल होता है। उदाहरण, एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि हम इस बात का अध्ययन कर सकते हैं कि सरकार की नीतियों, जो सरकार पॉलिसीज़ बनाती है उसमें विशिष्ट वस्तुओं की कीमत के लिए मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो हमारा देखो कोई भी जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो आप सब लोगों को पता है कि मजदूरों के द्वारा ही ज़्यादातर हमारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो जो मजदूर हमारे प्रोडक्ट बनाते हैं वो उनके लिए चार्ज भी लेगा। तो इसमें बताया गया है कि यदि किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा तो उसके बाद जो मजदूर हैं उनके ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। फिर बताया भी गया है और सरकार की नीतियाँ साधनों के वितरण, जो साधनों का जो वितरण है उसको कैसे प्रभावित करती है, ये सारी चीज़ें क्या बताई गई हैं, सिग्निफिकेंस में बताई गई। सिग्निफिकेंस कई बार पूछे जाते हैं तो आपको याद रखने हैं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन से, इसेंशियल्स फॉर होल इकोनॉमी, हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स के लिए ये हमारा। फिर है हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। क्या है कि ये हमारे जो आर्थिक कल्याण की जो शर्तें होती हैं उसके निरीक्षण के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र जहाँ व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत रहन सहन के स्तर आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है, वहीं यह हमें सार्वजनिक व्यय व सार्वजनिक आय के प्रभावों की जानकारी भी प्राप्त की जाती है कि हमारा सार्वजनिक व्यय कितना हो रहा है, सार्वजनिक आय कितनी हो रही है। इन सब की जानकारी किसके द्वारा प्रदान की जाती है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के द्वारा।
यदि समाज को करारोपण की तुलना में सार्वजनिक व्यय से अधिक लाभ मिलता है, जो हमारा समाज है उसे करारोपण की तुलना में क्या होता है, समाज से अधिक लाभ मिलता है, तो यह कहा जाएगा कि समाज के आर्थिक कल्याण में क्या होगी, वृद्धि होगी। जो हमारा वेलफेयर है पब्लिक का, उसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होगी। यदि सार्वजनिक आय के प्रभाव में उपभोक्ता की जो है बचत कम होती है, सेविंग कम होती है, अथवा लोगों के रहन सहन के स्तर में भी कमी आती है, तो आर्थिक कल्याण घटेगा। आर्थिक कल्याण के लिए पीगू को बहुत फेमस माना जाता है। पीगू ने आर्थिक कल्याण के बारे में हमें बताया है। इस प्रकार प्राचीन काल में परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने सूक्ष्म अर्थशास्त्र को आर्थिक कल्याण का क्या माना है, मापदंड भी माना है इन्होंने। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग फॉर इंडिविजुअल यूनिट्स। व्यक्तिगत इकाइयों के लिए आर्थिक निर्णय में सहायक होता है कौन, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है। व्यक्तिगत जो हमें निर्णय लिए जाते हैं उनके लिए भी हमारे लिए हेल्पफुल दिखाई देता है हमें। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों जैसे कौन कौन सी हो सकती है हमारी, वो फर्म हो सकती है, हमारा परिवार हो सकता है, व्यक्तिगत आय हो सकती है, व्यक्तिगत बचत हो सकती है आदि की समस्याओं पर क्या करता है, उचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। जैसे प्रत्येक उपभोक्ता सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना चाहता है। जो भी कोई कंज्यूमर होगा वो क्या होता है, लिमिटेड सोर्सेज से हमें अधिक से अधिक सेटिस्फिकेशन देना जरूरी समझता है। बताया भी जाता है इसमें। आज तो प्रत्येक फर्म क्या कर रही है, डिमांड एंड कॉस्ट एनालिसिस कर रही है एंड लीनियर प्रोग्रामिंग का उपयोग करके अधिकतम से अधिकतम लाभ कमाने का प्रयत्न करती है। इन सब बातों का अध्ययन ही हम क्या करते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में करते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। थैंक यू। आज के लिए